नमस्कार, स्वागत है आपका डीडी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं गौरव श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम खबर दुनिया की। खबर दुनिया की में आज बात होगी भारत की अध्यक्षता में मुंबई में आयोजित G20 विकास कार्य समूह की 2 दिवसीय बैठक की। हिजाब को लेकर ईरान में महिलाओं के प्रदर्शन की, पेरू में राजनीतिक उथल पुथल के बीच राष्ट्रव्यापी आपातकाल की, रूस यूक्रेन के ताजा हालातों की बात होगी, सोमालिया में उपजे बड़े संकट की और तो और इसके अलावा होगा और बहुत कुछ। लेकिन सबसे पहले हेडलाइंस पर एक नजर। वैश्विक आतंकवाद पर सुरक्षा परिषद की बैठक, विदेश मंत्री अजय शंकर ने की बैठक की अध्यक्षता। आतंकवाद के हर रूप की निंदा, आतंकवाद से निपटने के लिए सभी देशों से राजनीतिक मतभेद दूर कर जीरो टॉलरेंस के दृष्टिकोण को अपनाने पर दिया जोर। प्रत्यर्पण के खिलाफ अपील को लेकर नीरव को लंदन स्थित उच्च न्यायालय से लगा झटका। कोर्ट ने नहीं दी उच्चतम न्यायालय में अपील करने की अनुमति। भगौड़े हीरा का व्यापारी की भारत आने की उम्मीद बढ़ी। G20 की मुंबई बैठक में सतत विकास लक्ष्यों पर प्रगति पर रहा जोर। बेंगलुरु IISE में स्टार्टअप इकोसिस्टम देख फाइनेंस ट्रैक प्रतिनिधि हुए प्रभावित। यूक्रेन को पेट्रियट मिसाइल की आपूर्ति की खबरों के बीच रूस की अमेरिका को चेतावनी, कहा यूक्रेन को दिया जाने वाला हर हथियार रूस के निशाने पर होगा। रूसी नियंत्रण वाले हिस्से दोनेत्स्क में दोनों देशों के बीच भीषण गोलाबारी जारी। अमेरिकी केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व ने प्रमुख ब्याज दरों में एक बार फिर की बढ़ोतरी। ब्याज दरों में 0.50% की वृद्धि। फेडरल रिजर्व के फैसले से कई देशों के शेयर बाजार में गिरावट, अमेरिका में मंदी की आशंका गहराई। और आइए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात करते हैं एशिया की। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने वैश्विक आतंकवाद पर आयोजित सुरक्षा परिषद की बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में आतंकवाद के हर स्वरूप की निंदा की गई। अपने संबोधन में विदेश मंत्री ने कहा कि दुनिया भर में मुंबई हमले की तरह कई आतंकवादी हमले हुए हैं, जिसके दोषियों को सजा मिलना अभी बाकी है। उन्होंने कहा कि भारत आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति पर काम कर रहा है। एस जयशंकर ने आतंकवाद से मुकाबले के लिए दोहरे रवैये से निपटने की जरूरत पर जोर दिया। We cannot forget that old habits and established networks are still alive, especially in South Asia. The contemporary epicenter of terrorism remains very much active, whatever gloss may be applied to minimize unpleasant realities. और वहीं अपने संबोधन में विदेश मंत्री ने कहा, आतंकवाद रोधी संरचना 4 बड़ी चुनौतियों से जूझ रही है, जिसमें आतंकवाद का वित्त पोषण, जवाबदेही और उनके कार्य करने के तरीके सुनिश्चित करना, आतंकवाद का मुकाबला करने में दोहरे मानकों को पहचानने के अलावा आतंकवादियों द्वारा नई प्रौद्योगिकी का दुरुपयोग शामिल है। We need to adopt a comprehensive, contemporary and result-oriented approach to this set of challenges. No individual state should endeavor to seek political gain from terrorism. When it comes to tackling terrorism, we must overcome political differences and manifest a zero-tolerance approach. We cannot let another 9/11 of New York or 26/11 of Mumbai happen again. In the last 2 decades, terrorism has been significantly countered and its justification delegitimized. भगौड़े हीरा व्यापारी नीरव मोदी को बृहस्पतिवार को उसके प्रत्यर्पण के खिलाफ कानूनी लड़ाई में तब एक और झटका लगा जब लंदन स्थित उच्च न्यायालय ने उसके प्रत्यर्पण आदेश के खिलाफ उसे ब्रिटेन के उच्चतम न्यायालय में अपील करने की अनुमति देने से इनकार कर दिया। नीरव मोदी धोखाधड़ी और धन शोधन के आरोप में मुकदमे का सामना करने के लिए भारत में वांछित हैं।
पिछले महीने 51 वर्षीय हीरा कारोबारी की मानसिक स्वास्थ्य के आधार पर दायर की गई अपील खारिज कर दी गई थी। अदालत ने मनोरोग विशेषज्ञों के बयान के आधार पर कहा था कि उसे ऐसा नहीं लगता कि नीरव की मानसिक स्थिति अस्थिर है और उसके खुदकुशी करने का जोखिम इतना ज्यादा है कि उसे पंजाब नेशनल बैंक के $2 अरब ऋण घोटाला मामले में आरोपों का सामना करने के लिए भारत प्रत्यर्पित करना अन्यायपूर्ण और दमनकारी कदम साबित होगा। नीरव मोदी मार्च 2019 में प्रत्यर्पण वारंट पर गिरफ्तारी के बाद से लंदन के वेंट्सवर्थ जेल में बंद हैं। भारत की अध्यक्षता में मुंबई में आयोजित G20 विकास कार्य समूह की 2 दिवसीय बैठक संपन्न हो गई। बैठक में सतत विकास लक्ष्यों को हासिल करने समेत दूसरे वैश्विक मुद्दों पर चर्चा हुई। देखिए। भारत की अध्यक्षता में मुंबई में आयोजित G20 के विकास कार्य समूह की 2 दिवसीय बैठक संपन्न हो गई। सतत विकास लक्ष्यों पर प्रगति में तेजी लाने के लिए सभी पक्षों की ओर से निर्णायक, सार्थक और सामूहिक कार्रवाई की आवश्यकता पर बल देने पर बैठक में आम सहमति बनी। Main crux: how can India use its presidency to fast track attainment of sustainable development goals? But we are very, very conscious of the fact that this is a recovery period. So we have picked certain dimensions. We have picked some very relevant dimensions which we think can really accelerate this process. बैठक में हिस्सा ले रहे प्रतिनिधियों ने लाइफ यानी पर्यावरण के लिए वैश्विक जीवन शैली के विचार पर सामूहिक रूप से काम करने की प्रतिबद्धता जताई। ये पहल भारत की G20 थीम एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य के सामूहिक कार्यों के लिए दार्शनिक आधार प्रदान करती है। लाइफ का मकसद सहयोगी कार्यों के माध्यम से विकास और जलवायु के एजेंडे को एकीकृत करना है। For sustainable development goals is so important, and the India presidency, rightly so, is putting that at the top of their priorities. And G20, I think, is a perfect opportunity to discuss these issues with more depth. Information usually it could be delivered in different forms, in digital as well as on paper. So it's important not just to have data, but it should be objective, and there should be some standards for this. And I believe that in our country we could solve this problem, and we are ready to share our experience with other countries as well. हरित क्रांति संक्रमण जैसी योजना को भारत अपनी अध्यक्षता के दौरान आगे बढ़ाना चाहता है। योजना का जोर मानव कल्याण और सामाजिक न्याय के लिए, सामाजिक और आर्थिक अवसरों को बढ़ाने के लिए, चक्रीय अर्थव्यवस्था, पारिस्थितिकी तंत्र संरक्षण और हरित रोजगार के सृजन पर होगा। India has done tremendously well is in the area of digitization. How have we deployed digital technology for the benefit of the people of India? So if 1.4 billion people can benefit through digitization, maybe India has solutions that we can offer to the rest of the world. The way we have used Aadhaar, the way we have taken Aadhaar and tied it up with the mobile phone, the JAM triumvirate. So it is called Jan Dhan, Aadhaar and mobile. How have we used these 3 elements to boost financial inclusion? So all of these are very good examples of how we have used digitization and data to bring in developmental benefits to the people of the country. खाद्य, ईंधन और उर्वरक संकट का विकास पर प्रभाव, विकास के लिए डेटा का प्रभावी उपयोग और महिलाओं के नेतृत्व में विकास समेत दूसरे महत्वपूर्ण वैश्विक मुद्दों पर भी चर्चा हुई। जब दुनिया की 20 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाएं एक साथ आती हैं और सतत विकास पे अपनी प्रतिबद्धता जताती हैं, तो ये सुनिश्चित करना जरूरी हो जाता है कि विकास की इस राह में कोई भी पीछे ना छूटे। इसीलिए भारत G20 की अपनी इस अध्यक्षता में ये जोर दे रहा है कि विकास सतत, मजबूत और समावेशी होना चाहिए। कैमरामैन वाई के लोकनाथ के साथ
अमृतपाल सिंह, डीडी न्यूज, मुंबई। और वहीं ईरान में महिलाओं का प्रदर्शन पिछले कई महीनों से जारी है। हिजाब को लेकर शुरू हुआ विवाद अब हिंसक रूप ले चुका है। महसा अमीनी की मौत के बाद से वहां पर हालात बेकाबू से हो गए हैं। इस बीच संयुक्त राष्ट्र ने ईरान को बड़ा झटका देते हुए उसे तत्काल प्रभाव से महिला अधिकार निकाय से बाहर कर दिया है। ईरान में महसा अमीनी की मौत के बाद महिलाओं द्वारा किए जा रहे विरोध प्रदर्शन से ईरान सरकार की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। पश्चिमी देश लगातार प्रतिबंध लगाकर ईरान पर दबाव बढ़ाना जारी रखे हुए हैं। पश्चिमी देशों का दबाव तब और बढ़ गया जब संयुक्त राष्ट्र की महत्वपूर्ण इकाई से ईरान को बाहर का रास्ता दिखा दिया गया। 54 सदस्य संयुक्त राष्ट्र आर्थिक और सामाजिक परिषद के 29 सदस्यों ने ईरान को शेष अवधि के लिए संयुक्त राष्ट्र महिला अधिकार निकाय से बाहर करने के लिए मतदान किया। वहीं 8 देशों ने इसके प्रस्ताव के खिलाफ मतदान किया, जबकि 16 सदस्यों ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। अमेरिका द्वारा इस प्रस्ताव को संयुक्त राष्ट्र में लाया गया था। प्रस्ताव में अमेरिका ने ईरान को तत्काल प्रभाव से आयोग की सदस्यता से निकालने की मांग की थी। इन महिलाओं और कार्यकर्ताओं ने हमसे संयुक्त राष्ट्र से समर्थन की अपील की है। उन्होंने हमसे अनुरोध किया है कि ईरान को महिला अधिकार निकाय से हटा दिया जाए। इसका कारण स्पष्ट है। ये आयोग लैंगिक समानता को बढ़ावा देने और महिलाओं को सशक्त बनाने वाली संयुक्त राष्ट्र की प्रमुख संस्था है। इस समय ईरान की सदस्यता आयोग की विश्वसनीयता पर एक धब्बा है। संयुक्त राष्ट्र में ईरान के राजदूत ने कहा कि उनका देश अमेरिकी धमकी के आगे घुटने नहीं टेकेगा। अमेरिका की यह मांग पूरी तरह से अवैध है, क्योंकि आयोग के सदस्य जानते हैं कि किसी अन्य कारण से एक निर्वाचित देश की सदस्यता को खत्म नहीं किया जा सकता। इस तरह की कार्रवाई ना तो आयोग की प्रथा रही है और न ही आयोग के नियम इसकी अनुमति देते हैं। महसा अमीनी की मौत के बाद से ईरान में जबरदस्त विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। 16 सितंबर को महसा अमीनी की पुलिस हिरासत में मौत हो गई थी। अमीनी की मौत के बाद से ईरान में महिलाओं व लड़कियों का हिजाब के विरोध में जारी प्रदर्शन अब कई देशों तक फैल चुका है। ईरान सरकार ने प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई करते हुए अब तक हजारों गिरफ्तारियां की हैं और कई लोगों को मौत की सजा भी सुनाई गई है। लंबे समय से जारी प्रदर्शन ईरान की सत्ता के लिए बड़ी चुनौती बनता दिख रहा है। और यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया है, जल्द लौटते हैं। REC unleashes the potential of energy. REC funds energy. Funding that catalyzes. Funding that inspires. Funding that transforms. For sustainability and reliability. For investment and development. Adding value every day in every way. This is what our energy is. This is REC. अमृतकाल में विकसित भारत के विराट संकल्प के साथ तेजी से आगे बढ़ रहा है भारत। आज विश्व भारत को एक वैश्विक लीडर के रूप में आशा और विश्वास के साथ देख रहा है। फिर वो चाहे पर्यावरण हो या अर्थव्यवस्था का प्रबंधन, घरेलू स्तर पर राष्ट्र सामाजिक और आर्थिक विकास के नए आयामों के साथ लगातार आगे बढ़ रहा है और विकास के इस अभियान को गतिशील बना रहा है। आपके द्वारा दिया हुआ आयकर, समय पर आपके द्वारा दिया हुआ एडवांस टैक्स देश के विकास में एक महत्वपूर्ण योगदान देता है। अपने एडवांस टैक्स की तीसरी किश्त 15 दिसंबर तक जमा करवा के आप भी देश के विकास में अहम योगदान दें। कंपनीज, कॉर्पोरेट्स, सैलरीड एम्प्लॉयज या फिर वो व्यक्ति और संस्थाएं जिनका TDS या TCS कटने के बाद भी कर देयता 10,000 रुपए या उससे अधिक है, उनके लिए एडवांस टैक्स देना अनिवार्य है। अधिक जानकारी के लिए www.incometax.gov.in पर लॉग ऑन करें। प्रत्येक आयकरदाता एक राष्ट्र निर्माता। तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और आइए अब बात करते हैं यूरोप की। रूस के साथ चल रहे टकराव में यूक्रेनी सेना ने डोनेट्स्क पर सबसे भीषण गोलीबारी की। जिस इलाके पर गोलीबारी हुई है वो 2014 से रूस समर्थित विद्रोहियों के कब्जे में है। अब वे रूसी सेना के साथ मिलकर यूक्रेनी सेना से लड़ रहे हैं, जिसके जवाब में रूसी सेना ने भी गोलाबारी की है। रूस ने जहां कीव को लक्ष्य कर ड्रोन हमले की गति तेज कर दी है, तो यूक्रेन ने रूस नियंत्रित हिस्सों पर अपना ध्यान केंद्रित करना शुरू कर दिया है।
यूक्रेन रूस के बीच जारी युद्ध के 10 महीने पूरे होने वाले हैं। हर बीतते दिन के साथ दोनों देशों के बीच घमासान तेज होता जा रहा है। रूस ने जहां कीव को लक्ष्य कर ड्रोन हमले की गति तेज कर दी है, तो यूक्रेन ने रूस नियंत्रित हिस्सों पर अपना ध्यान केंद्रित करना शुरू कर दिया है। पहले खिरसान में रूसी सैनिकों को बाहर किया, अब यूक्रेनी सैनिकों ने डोनेत्स्क पर हमले की धार को तेज कर दिया है। गुरुवार को यूक्रेनी सेना ने डोनेत्स्क पर सबसे पहले भीषण गोलीबारी की। जिस इलाके पर गोलीबारी हुई वह 2014 से रूस समर्थित विद्रोहियों के कब्जे में है। जवाब में रूसी सेना ने भी गोलीबारी की। डोनेत्स्क के मेयर एलेक्सी कुलेमजिन ने कहा कि यूक्रेनी सेना ने उनके नागरिक ठिकानों पर करीब 40 रॉकेट दागे। जवाब में रूसी सेना ने भी गोलीबारी की और हवाई हमले किए। उन्होंने यूक्रेनी हमले में बच्चे सहित 5 लोगों के घायल होने का दावा किया। इस बीच यूक्रेन ने कहा कि रूस का ध्यान यूक्रेन के पूर्वी शहर बाखमुट और अद्विका पर है। यूक्रेनी सैन्य जनरल स्टाफ के दावे के मुताबिक रूसी सेना ने डोनेत्स्क क्षेत्र सहित जापोरजिया और खेरसान के नागरिक बुनियादी ढांचों पर हमला करना जारी रखा है। यूक्रेन ने कहा क्रेमलिन युद्ध को रोकने की बजाय और भड़का रहा है। क्रेमलिन को यह पता है कि अल्पकालिक अवधि में युद्ध में उनके लिए जीत हासिल करना असंभव है, इसलिए यूक्रेन और हमारी भागीदारी को थकाने के लिए संघर्ष को लंबे समय तक सशस्त्र टकराव में बदलना चाहता है। उधर अमेरिका द्वारा यूक्रेन को पैट्रियट मिसाइल आपूर्ति की खबरों के बीच रूस ने एक बार फिर कड़ा रुख अख्तियार किया है। अमेरिका की कोशिशों पर सख्त विरोध दर्ज कराते हुए रूस ने कहा कि यूक्रेन को मिलने वाले पैट्रियट मिसाइल समेत किसी भी किस्म के विदेशी हथियार को निशाना बनाने में उनके सैनिक पीछे नहीं रहेंगे। रूसी विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता ने कहा कि पश्चिमी देशों का यूक्रेन को दिए जाने वाला हर हथियार रूस का वैध टारगेट होगा। हम उन लोगों को याद दिलाना चाहते हैं कि यूक्रेन में सप्लाई किए गए हथियारों को हम टारगेट करेंगे। हम ये कई बार दोहरा चुके हैं। इस बीच रूस पर प्रतिबंधों के 9वें पैकेज को लेकर यूरोपीय संघ में सहमत नहीं बनती दिख रही है। ब्रसेल्स में आयोजित बैठक में पोलैंड और लिथुआनिया ने प्रतिबंधों के प्रस्ताव पर अपनी नाराजगी जताई। दोनों सदस्य देशों का मानना है कि रूसी उर्वरक निर्यात रोकने का फायदा सत्ता में बैठे रूसी व्यवसायियों को होगा, क्योंकि प्रतिबंध के चलते अवैध रूप से निर्यात को बढ़ावा देना शुरू कर देंगे। यूरोपीय संघ के प्रस्ताव में रूसी मालवाही जहाजों को ईयू देशों की समुद्री सीमा से गुजरने की अनुमति नहीं देने का प्रावधान शामिल किया गया है। दोनों देशों ने क्रिसमस पर युद्ध विराम से इनकार किया है। और अब बात अमेरिका की। अमेरिका की केंद्रीय बैंक फेडरल रिजर्व ने मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के क्रम में इस वर्ष 7वीं बार प्रमुख ब्याज दरों में बढ़ोतरी की है और संकेत दिया है कि आगे और भी बढ़ोतरी हो सकती है। केंद्रीय बैंक ने ब्याज दर 4.25% से बढ़ाकर 4.5 कर दिया है। वहीं पिछले 15 वर्षों में यह वृद्धि का सबसे ऊंचा स्तर है। केंद्रीय बैंक ने एक बयान में कहा है कि 4 दशक के बाद देश की अर्थव्यवस्था पर मुद्रास्फीति के असर को कम करने के लिए ब्याज दरों में बढ़ोतरी जरूरी थी। जानकारों का मानना है कि 2023 के अंत तक छोटी अवधि की दरें 5 से 5.25% तक पहुंच जाएंगी। उधर पेरू में राजनीतिक उथल-पुथल के बीच राष्ट्रव्यापी आपातकाल की घोषणा कर दी गई है। पेरू में पूर्व राष्ट्रपति पेड्रो कैस्टिलो के पद से हटाए जाने के बाद से विरोध प्रदर्शनों का जो दौर है वो लगातार जारी है। प्रदर्शनकारी देश में आम चुनाव कराए जाने की मांग कर रहे हैं और इस दौरान हिंसक झड़पों में कई लोगों की मौत हो गई। दक्षिण अमेरिकी देश पेरू में राजनीतिक उथल-पुथल के बीच इमरजेंसी लगा दी गई है। पेरू के विभिन्न क्षेत्रों में हिंसक विरोध प्रदर्शनों के कारण 30 दिन के लिए राष्ट्रव्यापी आपातकाल लागू कर दिया गया है। पूर्व राष्ट्रपति कैस्टिलो के समर्थन में हो रहे प्रदर्शन लगभग 1 हफ्ते से जारी थे, जिसमें कुछ शहरों में सुरक्षा बलों के साथ हिंसक झड़पें भी हुई। रक्षा मंत्री अल्बर्टो ओटारोला के मुताबिक आपातकाल का फैसला हिंसक वारदात की वजह से लेना पड़ा। आपातकाल की स्थिति में सैनिकों को पुलिस की सहायता करने की अनुमति होगी। हम प्रदर्शनकारियों द्वारा तोड़फोड़, हिंसा और सड़कों को बंद करने के कारण पूरे देश में आपातकाल घोषित करने पर सहमत हुए हैं। इन प्रदर्शनकारियों को राष्ट्रीय पुलिस और सशस्त्र बलों द्वारा नियंत्रित किया जा रहा है। पेरू में राजनीतिक संकट के लिए पूर्व राष्ट्रपति पेड्रो कैस्टिलो को जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। दरअसल 2021 जुलाई में पदभार ग्रहण करने वाले पेड्रो कैस्टिलो ने कुछ दिन पहले विपक्षी दलों के वर्चस्व वाली कांग्रेस को भंग करने का ऐलान कर दिया।
जिसके विरोध में कई मंत्रियों ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। संवैधानिक कोर्ट ने भी कैस्टिलो के फैसले की निंदा करते हुए कांग्रेस भंग करने के फैसले को वापस लेने की अपील की, लेकिन पूर्व राष्ट्रपति कैस्टिलो ने सभी की बातों को दरकिनार कर दिया, जिसके महज कुछ घंटों के बाद ही विपक्षी पार्टियों ने एक आपात बैठक बुलाकर उनके खिलाफ महाअभियोग लेने का फैसला किया। महाभियोग के लिए संसद में मतदान शुरू हुआ ही था कि 7 दिसंबर को पूर्व राष्ट्रपति पेड्रो कैस्टिलो के समर्थन में प्रदर्शन होने लगा। बढ़ते विरोध के बीच आनन फानन में उपराष्ट्रपति डेनी बोलुआर्ट को राष्ट्रपति बना दिया गया। कानूनी तौर पर देश के चुनाव के लिए सही समय अप्रैल 2024 होगा। हम जल्द से जल्द दिसंबर 2023 तक चुनाव करवाने पर सहमत हो सकते हैं। प्रदर्शनकारी तत्काल चुनाव की मांग कर रहे हैं, जो तकनीकी और कानूनी रूप से संभव नहीं है। पेरू के दक्षिणी शहर ईका में प्रदर्शनकारियों ने एक राजमार्ग को बंद कर दिया। प्रदर्शनकारियों ने चट्टानों और यातायात अवरोधकों का उपयोग करने वाली खाली सड़क को अवरुद्ध कर दिया। प्रदर्शनकारियों के सड़कों पर उतरने के कारण आम जीवन पर व्यापक असर पड़ा है। मुझे उम्मीद है कि ये फल कुछ दिनों तक ठीक बने रह सकते हैं। मैं इसलिए भी चिंतित हूँ क्योंकि एक ट्रक ड्राइवर के रूप में मेरा भुगतान डिलीवरी पर निर्भर करता है। मुझे थोड़ी चिंता है कि कुछ समय में ये फल खराब होने लगेंगे। पेरू लंबे समय से राजनीतिक अस्थिरता के दौर से गुजर रहा है। पिछले 6 साल में पेरू में 5 पीएम बदले जा चुके हैं। 17 महीने पहले जब पेड्रो कैस्टिलो मध्य वाम गठबंधन के उम्मीदवार के तौर पर दक्षिण अमेरिका देश पेरू के राष्ट्रपति चुने गए थे, तो वहां के गरीब किसान व कामगार वर्ग को लगा था कि उनका एक नुमाइंदा देश के शीर्ष पद पर पहुंचा है। लोगों को उनसे बदलाव की उम्मीदें थीं। कैस्टिलो ने संविधान में बदलाव लाने का वादा भी किया था, क्योंकि लोग पेरू के लुटेरे तंत्र से परेशान थे। लेकिन पेरू के वर्तमान हालात ने देश को एक बार फिर राजनीतिक अनिश्चितता के दौर में पहुंचा दिया। और यहाँ वक्त एक और छोटे से ब्रेक का हो गया है, जल्द लौटता है। अमृतकाल में विकसित भारत के विराट संकल्प के साथ तेजी से आगे बढ़ रहा है भारत। आज विश्व भारत को एक वैश्विक लीडर के रूप में आशा और विश्वास के साथ देख रहा है। फिर वो चाहे पर्यावरण हो या अर्थव्यवस्था का प्रबंधन, घरेलू स्तर पर राष्ट्र सामाजिक और आर्थिक विकास के नए आयामों के साथ लगातार आगे बढ़ रहा है और विकास के इस अभियान को गतिशील बना रहा है। आपके द्वारा दिया हुआ आयकर, समय पर आपके द्वारा दिया हुआ एडवांस टैक्स देश के विकास में एक महत्वपूर्ण योगदान देता है। अपने एडवांस टैक्स की तीसरी किश्त 15 दिसंबर तक जमा करवा के आप भी देश के विकास में अहम योगदान दें। कंपनीज, कॉर्पोरेट्स, सैलरीड एम्प्लॉयज या फिर वो व्यक्ति और संस्थाएं जिनका TDS या TCS कटने के बाद भी कर देता 10,000 रुपए या उससे अधिक है, उनके लिए एडवांस टैक्स देना अनिवार्य है। अधिक जानकारी के लिए www.incometax.gov.in पर लॉग ऑन करें। प्रत्येक आयकर दाता एक राष्ट्र निर्माता। REC unleashes the potential of energy. REC funds energy. Funding that catalyzes. Funding that inspires. Funding that transforms. For sustainability and reliability. For investment and development. Adding value. Every day in every way. This is what our energy is. This is REC. तो ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और अब बात अफ्रीका की। भूखमरी और खाद्य संकट से दुनिया के कुछ देश ऐसे हैं जो बुरे हालातों का सामना कर रहे हैं। ऐसा ही एक देश है सोमालिया, जहां का जीवन और परिस्थिति आपको भी सोचने पर मजबूर कर देगी कि इन हालातों से वहां रह रहे लोग बाहर कैसे निकलेंगे। ऐसे में दुनिया के अलग अलग देशों में खाद्य संकट के अलावा कई ऐसे कारण हैं जिसने कुपोषण की समस्या को और भी गहरा कर दिया है। सोमालिया पिछले 40 साल में सबसे भयंकर सूखे का सामना कर रहा है। सोमालिया की नादिफा आब्दी इसहाक जिंदगी के उस दर्द से गुजर रही हैं जिसका इलाज फिलहाल संभव नहीं है। जान बचाने की जद्दोजहद ने बच्चों को अस्पताल तो पहुंचा दिया, लेकिन नादिफा ये बखूबी जानती हैं कि सिर्फ दवा से इन बच्चों की जान नहीं बचाई जा सकती है। खून की कमी से जूझ रहे नादिफा के दोनों बच्चों को इलाज के अलावा पौष्टिक
आहार की दरकार है। न जाने सोमालिया के कितने बच्चे खाने की बाट जो रहे हैं, लेकिन इन्हें 2 जून की रोटी भी नसीब नहीं हो पा रही है। तत्काल भूख मिटाने के लिए इनकी उंगली ही आहार का काम कर रही है। भूखमरी से जंग लड़ते नादिफा अपने 5 बच्चों के साथ 12 किलोमीटर पैदल सफर तय कर मोगादिशु पहुंची हैं, ताकि अस्पताल में माकूल इलाज के साथ साथ कुपोषण से मुक्ति के लिए पौष्टिक आहार मिल सके। मेरी 2 बेटियां फिरदौसा और नसीब एनीमिक हैं, जिस वजह से मैं उनके साथ अस्पताल में हूँ। उन दोनों को खून चढ़ाया गया है, फिर उन्हें खाने को बिस्कुट दिए गए और उन्हें छुट्टी दे दी गई। फिर 1 हफ्ते बाद मेरी बच्चियां एनीमिक हो गई। उन्होंने मुझे एक पर्चा दिया जिसमें दवाइयों का नाम लिखा है, लेकिन मेरे पास बच्चे की दवाई खरीदने के लिए पैसा नहीं है। दुनिया के अलग अलग देशों में खाद्य संकट के अलावा कई ऐसे कारण हैं जिसने कुपोषण की समस्या को और गहरा दिया है। सोमालिया पिछले 40 साल में सबसे भयंकर सूखे का सामना कर रहा है। इसके बाद कोविड महामारी ने लोगों को भारी कर्ज के दलदल में धकेल दिया। इसके अलावा आतंकी संगठन अल शबाब की अराजकता ने राजनीतिक नेतृत्व को कमजोर करने का काम किया। रही सही कसर रूस यूक्रेन युद्ध ने पूरा कर दिया, जिसने कई देशों को अकाल की दहलीज पर ला खड़ा किया है। सोमालिया और हॉर्न ऑफ अफ्रीका में इस समय मूलभूत मुद्दा जलवायु प्रेरित संकट है। यहाँ सूखे ने संकट को बढ़ाया है। इसके बाद यहाँ की हालत के लिए यूक्रेन संकट भी जिम्मेदार है, क्योंकि युद्ध की वजह से खाद्य कीमतों और ईंधन की कीमतों में भारी इजाफा हुआ। हमें यहाँ के लोगों को परेशानियों से निकालने के लिए और अधिक संसाधनों की जरूरत होगी। संयुक्त राष्ट्र ने सोमालिया के कुछ हिस्सों में अक्टूबर से लेकर दिसंबर तक पहले ही अकाल की भविष्यवाणी कर दी थी। दरअसल देश की लगभग 40% आबादी यानी करीब 60 लाख लोग गंभीर भोजन की कमी से जूझ रहे हैं। इतना ही नहीं, अकाल का सबसे ज्यादा असर यहाँ के बच्चों पर पड़ा है। सिर्फ 2022 में करीब 14 लाख बच्चे गंभीर कुपोषण का सामना कर रहे हैं। उनमें से 1/4 बच्चों के भूख से मरने की संभावना जताई जा रही है। संयुक्त राष्ट्र के मुताबिक सोमालिया में कुपोषण की समस्या से उबरने के लिए जरूरत के मुताबिक संसाधन नहीं उपलब्ध हो रहे हैं, जिससे अफ्रीकी देशों के हालात और बदतर होने की संभावना है। इससे पहले 2011 में सोमालिया में 2,60,000 लोग भूख या भूख से संबंधित समस्या के कारण मारे गए थे। और इसी के साथ फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए डीडी न्यूज के साथ। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।